हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का भूगोल विषय है, उसका लेसन वन है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो लेसन का नाम है वो उसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो याद रखेंगे इन्वायरमेंट यानी आवर इन्वायरमेंट। ये हमारा जो लेसन है वो आवर इन्वायरमेंट पे है, तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से हमारा लेसन है ये। इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि ये अध्याय क्यों पढ़ना ज़रूरी है और ये हम इससे किस तरह प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा कि पर्यावरण से मानव जाति यानी मानव जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, किस तरह हम अफेक्टेड हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण है क्या, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो लिविंग है यानी जीवित है या निर्जीव है, वो सभी चीज़ें जो है वो पर्यावरण की हिस्सा है। तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, हमें हमारे चारों तरफ हवा है, हम ज़मीन पर रहते हैं, ये सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है और इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें है, यानी इन सभी से हम प्रभावित होते हैं। तो अब आगे समझिए कि परिभाषा क्या बताएंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें घेरे हुए है, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, जो भी हमारे चारों तरफ है वो सभी पर्यावरण है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि स्कूल का मैदान, सड़क पे चलते लोग, आसपास के पेड़, पालतू जानवर और आपके घर, इमारतें, ये सभी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। यानी सभी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण का अंग हैं। बात समझ में आ रही है? तो पर्यावरण हर वो चीज़ है जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ उपस्थित है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा हैं। आगे देखिएगा क्या बताया गया है। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो है पर्यावरण के घटक, कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के घटक आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण के कितने घटक, तो आप बताएंगे 3 घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है मानव निर्मित घटक और एक खुद मानव घटक। तो इन तीनों के बारे में समझेंगे, क्या है ये प्राकृतिक घटक क्या होता है, मानव निर्मित घटक क्या है और जो मानव घटक है वो क्या है। देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे प्राकृतिक घटक जो दिया गया है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो है भूमि, यानी जिसको स्थल मंडल कहा जाता है। तो हम पूरे हमारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, यानी जो भी ज़मीन है यानी प्लेन है, मैदान है या पहाड़ है या रेगिस्तान है, जो भी मतलब भूमि है वो सभी भूमि किसके अंदर आती है, वो आती है स्थल मंडल। किसके अंदर? स्थल मंडल के अंदर आती है। और जल, यानी कहने का मतलब है जल, यानी पृथ्वी पर जितने भी जल निकाय हैं यानी वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का हो, जितने भी जल है वो सभी जल मंडल के अंदर आते हैं। हाइड्रोस्फीयर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलेंगे, और यहाँ पे जल मंडल को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और फिर उसके बाद आता है, देखिए हमारे चारों तरफ हवा प्रेजेंट है। देखिए ये हवा जो है, हम स्पेस में अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ हवा प्रेजेंट नहीं होती है, वायु नहीं होती, लेकिन हमारे आसपास वायु उपस्थित है। तो हम चारों तरफ से वायु से भी घिरे हुए हैं। तो वायु का जो पूरा मतलब होता है, तो वायु के जो मंडल बनता है तो वायुमंडल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहा जाता है।
फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है जीव जंतु, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो यानी मानव हो, ये सभी लोग जिस मंडल में आते हैं उस मंडल को बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। मतलब होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर हो गया। तो ये तीनों चारों चीजें हैं जो आपस में ध्यान रखना है कि भूमि यानी जितनी जमीन है सभी को स्थल मंडल लिथोस्फीयर बोलेंगे। जितने भी जल हैं हमारे पृथ्वी पर सभी को जल मंडल के अंदर आते हैं, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाएगा। जो भी वायु है हमारे चारों तरफ उस सबको बोला जाएगा एटमॉस्फेयर, और जो जीव जंतु उपस्थित हैं उन सबको कहा जाएगा जैव मंडल, बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर कहाँ मिलेगा हमें? अब वहाँ मिलेगा यानी जैव मतलब जीव जंतु वहाँ मिलेंगे, पाए जाएंगे जहाँ ये तीनों मंडल आपस में मिलते हों। मतलब वो जगह जहाँ मतलब भूमि भी हो, जहाँ जल भी उपस्थित हो, जहाँ वायु भी उपस्थित हो, वहाँ पाया जाएगा कौन? जीव जंतु पाए जाएंगे, और वहीं बनेगा बायोस्फीयर। याद रखेंगे, वही बनेगा बायोस्फीयर। तो ये एक प्राकृतिक घटक है जिसको आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक घटक के बारे में। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, यानी जो आर्टिफिशियल मतलब मानव ने बनाया है, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे मानव ने सड़क बनाया, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। मानव ने इमारतें बनाई, मानव ने पार्क बनाए हैं, पुल बनाया, उद्योग बनाया, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बनाया, फैक्ट्री बनाई। ये सब चीज़ें जो है, जो इन्वायरमेंट का घटक है, वो सभी चीज़ें क्या हैं? मानव निर्मित घटक हैं। ये सभी चीज़ें हमें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। मतलब हमें इनकी हमें ज़रूरत है। समझ आ रहे? यानी इनसे हमें बेनिफिट है, हमें इससे लाभ होता है। जैसे सड़कें हैं तो सड़कें हमें चलने के लिए, इमारतें हैं तो इमारत, अब जानते हैं कि घर बनता है घर रहने के लिए, पार्क में जो घूमने मतलब पार्क भी हमारे लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना होता है, पुल है, पुल बनाए जाते हैं, उद्योग मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं। ये सभी चीज़ें हमें हमारे लिए लाभकारी, इसीलिए इनको बनाया जाता है और इसी तरह हम इससे प्रभावित होते हैं। तो ये मानव निर्मित घटक हो गया। आगे देखेंगे, जैसे दिया है मानव खुद, तो मानव जो है आपस में परिवार की तरह मतलब परिवार बनाता है और समुदाय का हिस्सा है, यानी समुदाय में रहता है हमेशा। और धर्म भी, बहुत सारे धर्म होते हैं, मानव जो है धर्म को भी मानता है, अलग अलग धर्म होते हैं। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग धर्म, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन भी ज़रूरी है। एजुकेशन जो है मानव के लिए यहाँ पे कहा गया है कि मानव का घटक है। आर्थिक गतिविधियाँ, यानी जो भी चीज़ें वो पैसा कमाने के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं, वो सभी चीज़ें आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 घटक हो गए जिनको आपको दिमाग में रखना है कि ये 3 घटक क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे देखेंगे क्या दिया गया है। अब देखिए स्थल मंडल बताया गया है। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल के बारे में हमने अभी बताया कि लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी पृथ्वी पर जो ठोस परत होती है, यानी पहाड़ जो होते हैं, मैदान होता है, ये सब शामिल होते हैं और हमें रहने और खेती करने के लिए जगह प्रदान करती है। तो हमें जहाँ हम रहते हैं, हमें खेती जहाँ करते हैं, वो सभी चीज़ें किसके अंदर, किस मंडल के अंदर आती है? तो आप बताएंगे स्थल मंडल के अंदर आती हैं ये सभी चीज़ें। दूसरी चीज़ें जो जल मंडल है, तो जल मंडल के बारे में ये बताया गया, पृथ्वी में मौजूद सभी जल निकाय यानी सभी वाटर बॉडीज जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर, ये सभी जो हैं वो क्या हैं? स्थल मंडल यानी जल मंडल के अंदर आती हैं। सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है वो है जल मंडल, क्योंकि जल ऐसी चीज़ है जो हमें, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है जल से। आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन असंभव है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आगे देखेंगे क्या दिया गया है। हम तीसरा जो मंडल आप जानते हैं वायुमंडल है, इसको एटमॉस्फेयर इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम जानते हैं हम चारों तरफ यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक हवा की लेयर होती है, यानी हवा की पतली परत होती है जो हमें सूर्य के किरणों यानी सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ये दिमाग में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूर्य से बहुत सारी हानिकारक किरणें आती हैं। तो ये जो वायुमंडल है वो हमें यानी सूर्य से आने वाली, यानी यहाँ सन है,
तो यहाँ हम जानते हैं अर्थ होगा, अर्थ के चारों तरफ जो है हम जानते हैं अर्थ के चारों तरफ हवा है, और यहाँ से जो किरणें आएंगी, ये हानिकारक किरणें जो है यहाँ तक यहाँ आती हैं और यहाँ से वापस चली जाती हैं। कुछ तो आती हैं ज़मीन तक, लेकिन कुछ वापस चली जाती हैं। तो यही हमारा जो वायुमंडल है, वायु गैस है, तो ये गैस क्या कर देती है, बहुत सारी हानिकारक गैसों को, हानिकारक जो किरणें आ रही हैं सूरज से, उनको वापस लौटा देती है। ठीक, आगे देखेंगे। और ये बता रहा है मौसम को नियंत्रित करती है, यानी मौसम को नियंत्रित भी करने का काम जो है वायुमंडल का होता है। यानी हवाएं किस तरह चल रही हैं, ज़्यादा चल रही हैं, कम चल रही हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि मौसम कैसा रहेगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है हमने 3 चीज़ें पढ़ी, यानी स्थल मंडल, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खेती करते हैं तो हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन का सभी हिस्सा जो है स्थल मंडल आता है। जल हमें चाहिए, जल को जल मंडल कहा जाता है। वायु क्यों ज़रूरी, तो वायु से हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमें जो है सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आगे दिया है जैव मंडल। जैव मंडल यानी वो सकरा क्षेत्र, यानी यहाँ पे कहने का है कि जहाँ भूमि, जल, वायु एक साथ मिलकर जीवन संभव करते हैं। यानी जहाँ ये तीनों चीज़, यानी भूमि, जल और वायु, जब जहाँ तीनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं वहाँ होता है जीवन, वहाँ मिलता है क्या, जीवन। यानी वहाँ होगा जीवन का, जीव जंतु वहाँ मतलब संभव होगा उनका जो है बढ़ना। आगे देखेंगे कि वे सभी रहते हैं, यानी सभी जीव रहते हैं यहाँ और पनपते हैं, तो जैव मंडल के अंदर। तो आप याद रखेंगे बायोस्फीयर है ये, यानी सभी जीव जंतुओं का जो समूह है वो कहलाता है जैव मंडल। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया, किस तरह मानव, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया जिसके बारे में आपको जानना है कि मानव पर्यावरण और उसका प्रभाव, यानी हम किस तरह जो है अपने इन्वायरमेंट से, अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उसके बारे में यहाँ आपको जानना है। तो देखिए क्या दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है मनुष्य की बढ़ती ज़रूरतें, यानी हमारी डेली ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और अक्सर पर्यावरण में बदलाव करता है। यानी हमें ज़रूरत है, जैसे हम धीरे धीरे घर बना रहे हैं, हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो हमें बहुत सारा पेड़ काटना पड़ता है। तो क्या होता है कि बदलाव कभी कभी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, यानी जो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, जो देख रहे हैं कि पहले गांव, तो पहले छोटी घर होती थी, बड़ी बिल्डिंग बनने लगी हैं, बहुत सारा ज़रूरत लोगों की बढ़ने लगी है, तो ये कभी कभी हमारे पर्यावरण को क्या करती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो उससे नुकसान होता है हमारे पर्यावरण का। जैसे क्या, बड़े पैमानों पर जंगल को काटना, यानी जंगल का कटाई करना बहुत सारा जो है, अब देख रहे हैं कि हमें वहाँ बिल्डिंग बनानी है, हमें वहाँ बड़ी फैक्ट्री डालनी है, तो हम क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है हमारे पर्यावरण के ऊपर। आगे देखें कि जैसे शहर, जानते हैं कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, और ज़्यादा क्षेत्र के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को कट करना पड़ेगा। और सड़कों का भी निर्माण अगर किया जाएगा, तो वहाँ भी अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको भी नष्ट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। उद्योग कारखाने में स्थापित किया जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि हमें बनानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी, तो इससे लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखें कि पेड़ पौधों को कट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह जो है ये पेड़ पौधे ये कट किए गए हैं, और धीरे धीरे ये अगर कटते रहेंगे तो हम समझिए कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण जो है फैलने लगेगा। तो ये इसमें कहा गया है कि इस गतिविधियाँ, यानी ये जो गतिविधि हो रही है, प्रदूषण बढ़ता जाता है, प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। जितना ज़्यादा हम जो है पेड़ पौधों का यूज़ कर रहे हैं, उपयोग जितना लगा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा हमने पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण का जो संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो इससे नुकसान, इससे जो हानि है वो मानव को ही होती है। ठीक, आगे देखिएगा और क्या चीज़ें हैं, और इसमें क्या बताएंगे, जीव जंतुओं और पौधों पर परस्पर, यानी किस तरह जो है ये संबंध है, यानी जीव जंतु और पौधे आपस में किस तरह जो है
ये निर्भर हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैसे पौधे जानवरों को भोजन और सुरक्षा आश्रय प्रदान करते हैं। तो जैसे हमें हमें जो है पौधे से क्या मिलता है, भोजन मिलता है ना, सुरक्षित आश्रय, यानी जैसे बर्ड्स वगैरह है, पक्षी वगैरह है, तो उनको इनके रहने का स्थान कहाँ है, वही पेड़ पौधे हैं जहाँ ये रहते हैं। वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और पौधे से हमें क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन गैस मिलती है। जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जानवरों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब जानवर किस तरह जो है पौधों को क्या करते हैं, ठीक है, पौधे के लिए परागण, एक परागण की प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब होता है कि एक जो बीज होता है, जो फूल में होता है परागकण, फूलों में होता है परागकण, उस परागकण को जो है पक्षियां जो है वो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती हैं। और बीज का फैलाव करने में जो बीज होता है उसका फैलाव भी जो है पक्षियों के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा होता है। और वे मिट्टी के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं पौधों को। तो यानी हमें पौधों से भी लाभ है और पौधों को भी हमारी ज़रूरत है, यानी हम दोनों लोग एक दूसरे की ज़रूरत है ना, जुड़े हुए हैं, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए प्रकृति की एक जो लिखा हुआ है प्राकृतिक एक नाजुक संतुलन, देखिए बहुत ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं। जो ये संतुलन चल रहा है, जो बैलेंस चल रही है जीवन, उस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसी एक चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं, पेड़ पौधों को कट कर दे रहे हैं, कहीं पक्षियों को मार रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि पर्यावरण में संतुलन जो बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, है ना, कि जो आवश्यक है। ठीक, आगे देखिएगा किस तरह है। देखिए जो फिगर बनाया गया है कि किस तरह है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे जंतु होते हैं, बहुत छोटे-छोटे जंतु होते हैं जिनको ज़ू प्लैंक्टन्स कहा जाता है। अब इनको जो है मछलियाँ खाती हैं, तो मछलियों को जो है धीरे-धीरे पौधे, यहाँ देखिए पौधे हैं, पानी में पौधे हैं, तो ये पौधों से ऑक्सीजन मिलता है। तो जो मछलियाँ हैं ना, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इन पौधों से जो है ऑक्सीजन जल में घुलनशील हो जाता है और इनको ऑक्सीजन मिलता है इस तरीके से। आगे देखेंगे तो हमें प्रकृति सबसे जो बदलाव के कारण, यानी पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है बदलाव। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे बढ़ती जनसंख्या, यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है, मानव जाति की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे जो है क्या हो रहा है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। क्योंकि संसाधन देखिए, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ज़रूरतें होंगी, ज़्यादा चीज़ों का डिमांड होगा, और ज़्यादा डिमांड होगा तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में हम क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीज़ पर्यावरण में जो है वो संतुलन बिगड़ेगा। देखिए सीमित होते हैं प्राकृतिक स्थल, यानी प्राकृतिक स्थल तो सीमित है, यानी कहा गया है कि शहरों का विस्तार विकास के कारण खेल के मैदान, जंगल, अन्य प्राकृतिक स्थान सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए जैसे जंगल हैं, खेल के मैदान हैं, या अन्य चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। क्योंकि हम शहर बना रहे हैं, शहर में बड़े बड़े क्षेत्र चीज़ें बना रहे हैं, उन सब को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगल को कट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और प्रदूषण भी साथ साथ यहाँ पे बढ़ रहा है। आगे देखेंगे तो उपाय क्या है, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, ये चीज़ें हैं, आखिरी पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि पर्यावरण के संरक्षण का उपाय क्या है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। क्या लगाइए, तो आपसे अधिक से अधिक क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए आप, है ना। और है ना, ये कटाई, और जो कटाई हो रही है उसको कम करें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, मौजूदा पेड़ों की कटाई को रोकना वायु गुणवत्ता की सुधार और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है, प्रदूषण कम करें, यानी जितना से जितना हो सके पोल्यूशन जो है वो कम होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आगे देखेंगे पुनर्चक्रण और अपशिष्ट, यानी जो भी चीज़ें हमारी मिलती हैं, यानी जो प्लास्टिक का बॉटल होता है, वो सब चीज़ें जो है क्या होते हैं, उनका रिसाइकिल होना चाहिए, उनका क्या हो जाए, रिसाइकिल होना चाहिए। वो दोबारा उसको फैक्ट्री में भेज के दोबारा उसका रिसाइकिल होना चाहिए उस सबका। प्राकृतिक यानी संसाधनों का सतत उपयोग, यानी जो संसाधन है, यानी जो हमारे पास जो चीज़ें हैं
जिनका उपयोग हम करते हैं वो क्या हो, वो हमारी चीज़ें बनी रहें। ऐसा नहीं कि हम एक बार जो है यूज़ करके उसको ख़त्म कर दें पूरी तरह से, ऐसा नहीं करना है। जैसे जल है तो जल को हमें, ऐसा चीज़ है जो हमें आगे तक लेके जाना, ये नहीं कि जल हम इतना ज़्यादा वेस्ट कर दें कि हम अभी ख़त्म कर दें और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो इस तरह से उपयोग ना करें हम, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों की हम उपयोग करें। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे रवि का खेल का मैदान, जागरूकता, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह से जो है हम विकास कर सकते हैं कि हम बिना पेड़-पौधों को काटे और कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। इस तरह से हम जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन। इसके बाद हम जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आती तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको आपको क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।